Hello everyone, I'm Dr. Hamid Khan, Team Director Pathais Academy. यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी पेपर 2 का पार्ट है. बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, गवर्नेंस, जस्टिस एंड आईआर प्लस इंडियन पॉलिटी. पॉलिटी के सिलेबस और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आपको है तो आप बहुत बढ़िया से ये गेस कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. सो आइए हम बेसिकली देखते हैं कि सिलेबस में लिखा क्या है और किस तरह से PYQs को देखते हुए आप प्लान कर सकते हैं क्वेश्चंस को. सो फर्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टाइटल तो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया है. बैकग्राउंड में क्या पूछा, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स. इसका मतलब जो बैकग्राउंड आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में, स्पेशली राइट फ्रॉम 1773 टू 1947 जो पढ़ते हैं, वो एक एरिया हो गया आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स. इवोल्यूशन कैसे इवॉल्व होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन डे 1 से लेकर अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आपको दिखाई देता, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस आए हैं, प्लस किस तरह के फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, फिलोसॉफिकल एंगल हमारे प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा हुआ है वो आप देख पाएंगे. देन फीचर्स, इसे आप जनरली प्रीएम्बल के पहले पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, जैसे इट्स वेरी लेंथी एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक फीचर हो गया. फिर हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल भी है एंड इट इज़ रिजिड टू, सो ये भी एक फीचर हो गया. सो ऐसे आप देखेंगे कई सारे फीचर्स आप पढ़ते हैं, तो उन फीचर्स पर क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं. आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी पूछे गए. देन अमेंडमेंट्स. अब ऑब्वियसली अमेंडमेंट्स पढ़ना है तो अमेंडमेंट्स एक तो प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं कि 106th अमेंडमेंट. 106th अमेंडमेंट किस चीज का है, आपको टाइटल पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है कि ये बेसिकली है क्या, या किस आर्टिकल को चेंज किया, या फिर कोई भी अमेंडमेंट है और ये राइट या रॉन्ग, इस तरह के स्टेटमेंट पढ़ते हैं. बट मेंस में उस अमेंडमेंट की स्टोरी क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब रिसेंट कोई अमेंडमेंट हुआ है या पहले का अमेंडमेंट हुआ है. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 44th अमेंडमेंट. 44th अमेंडमेंट की जब हम बात करें, और वो कौन सा है, ईयर 1978. सपोज उसमें एक टर्म हमने जोड़ा विद द हेल्प ऑफ 44th अमेंडमेंट. ये कहाँ जोड़ा, आर्टिकल 352 इमरजेंसी का आर्टिकल है, एंड वी हैव एडेड वन वर्ड, कैबिनेट. अब कैबिनेट टर्म वहां पर एड ऑन किया है, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है, ताकि प्राइम मिनिस्टर अकेले इमरजेंसी लगाने की कोशिश ना करें. और वो आर्टिकल क्या कहता है, वो कहता है कि आपको रिटन रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट की, तो प्रेसिडेंट उस पर इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे. रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, यहां पर कैबिनेट शब्द की एंट्री होती है. ये एक स्टोरी है, ये सिर्फ फैक्ट नहीं है. इस स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस कैबिनेट टर्म से क्या हुआ. वो कैबिनेट टर्म नहीं होता देन व्हाट, और वो कैबिनेट टर्म जब नहीं था उसके पहले क्या है, और कैबिनेट टर्म आने के बाद क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अंडरस्टैंडिंग आपकी इंपॉर्टेंट है. और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिलेशन प्रेसिडेंट के साथ क्या है, इज ही बाउंडेड बाय एडवाइस, एड एंड एडवाइस गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो वो बाउंडेड है या नहीं, आई मीन ऑल दी एडवाइजेज आर बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट और नॉट, दिस इज अ बिग क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए आपको ये सारे एंगल समझने पड़ेंगे कि वो कैबिनेट टर्म कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में. सो आप देखेंगे ये अमेंडमेंट सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा या आर्टिकल रट लेने से काम नहीं चलेगा. यू नीड अ कंप्लीट स्टोरी और उसको एनालिटिकल एंगल से आपको समझना पड़ेगा. देन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस. अब ये प्रोविजंस तो कंप्लीट आपके 1 से लेकर 395 तक कुछ भी हो सकते हैं. अब प्रोविजन बोले तो कंप्लीट प्रोविजन है, बट यहां पर आप ध्यान रखेंगे पूरे 395 आर्टिकल्स आप कभी भी नहीं पढ़ते. वो सेलेक्टेड 150-200 के आसपास के आर्टिकल्स हैं जिनके इंटरप्रिटेशन से आपका एक पॉलिटी का सिलेबस मोटे तौर पे पूरा हो सकता है. जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आप स्टेट्स पढ़ते हैं, 5 से लेकर 11 तक आप सिटीजनशिप की बात करते हैं, 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, 36 to 51 आप डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, और 51A
आप फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये इतने 50 आर्टिकल्स आपको जो दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें ढेर सारे क्वेश्चन छुपे हुए। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के आर्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल आपको ऐसे आर्टिकल्स पर बात नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो बहुत फैक्चुअली अवेलेबल है। अब जैसे आर्टिकल 17 है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये एक टाइटल बस हुआ, आप सिर्फ टाइटल रट लें, इससे काम नहीं चलेगा मेन एग्जामिनेशन में। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कास्ट सिस्टम पढ़ना है। अब कास्ट सिस्टम आप इंडियन पॉलिटी में उस डिटेल में नहीं पढ़ते जिस डिटेल में आप सोसाइटी में पढ़ते हैं। दैट मीन्स जब तक आप सोसाइटी के टॉपिक को आप पॉलिटी में लेकर नहीं आते हैं तब तक ये पढ़ाई आपकी इनकम्प्लीट। जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, वो तो फिर भी कास्ट सिस्टम पढ़ लेते हैं, बट अमूमन जनरल स्टडीज में कास्ट सिस्टम पर आपका फोकस नहीं जाता। इंडियन सोसाइटी आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जस्टिस में आप क्या पढ़ेंगे? जीएस पेपर 2 का पार्ट जस्टिस, जहां पर आप प्रोग्राम्स पढ़ेंगे किनके लिए? दलित समूह के अपलिफ्टमेंट के लिए, सो कॉल्ड दलित शब्द, या सोसाइटी का जो वो क्लास जो बहुत पिछड़ा हुआ है, सोसाइटी का वो क्लास जिसे जाति के नाम पर परेशान किया गया, सोसाइटी का वो क्लास जिसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, सोशल बाइकट जैसी चीज़ें उनके साथ रही हैं। आप देखेंगे इनके बारे में जब पूरी स्टोरी आप पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के बारे में पढ़ना है, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन पढ़ना है, ओबीसी कमीशन पढ़ना है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक आर्टिकल मात्र दिखने में है, लेकिन उसके आगे पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। और फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि सिविल राइट्स एक्ट कैसे काम करता है हमारे देश में, रिजर्वेशन प्रमोशन में कैसे काम करता है। फिर यहां से आर्टिकल 17 आपका 16 कनेक्ट होता है, 15 कनेक्ट होता है, आर्टिकल 335 एफिशिएंसी के लिए भी बात होती है, वो भी कनेक्ट होता है। सो आपको ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने हैं। तो ध्यान रखिए कोई एक प्रोविजन सिंगल प्रोविजन नहीं है। ओके, नाउ एंड बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिक स्ट्रक्चर यूपीएससी में जनरली प्रीलिम्स में आप रट लेते हैं कि ये 5 जुडिशियल डिसीजन का एक कंप्लीट एंगल है जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इससे कहीं ज्यादा है। करंट अफेयर्स में अवेलेबल है कि करंट अफेयर्स में अभी आपने देखा रिसेंट बातचीत हो रही थी कि हमें प्रियम्बल से 2 शब्द हटाने हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, इन दोनों को रिमूव करने की बात हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, पॉलिटिकली आपने इसको पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं किसने बोला, ये इंपॉर्टेंट है क्यों बोला गया और क्या बोलने पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा या वाकई इन्हें हटाना है। सो आर दीज वर्ड्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट? है तो फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि करंट में न्यूज में क्यों था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सिलेबस के जो वर्ड्स हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्या है। तो पॉलिटी पढ़ते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया, ड्यूटीज पढ़ लिया, उससे निकलने वाले क्वेश्चंस क्या है इस पर हमारा ध्यान कम जाता है। और यहीं पर आपके मेंस के क्वेश्चन छुपे हुए हैं। जब आप मेंस के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये दिखाई देंगे, जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पर अभी मैंने लास्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया आपके लिए। तो उसमें जैसे ये 24 का क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स, अब इसे मैंने इसी टाइटल में रखा है, राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी हमने देखा इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से ये क्वेश्चन आप मानकर चल सकते हैं कि आया हुआ है। एक्सप्लेन इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड in the womb to establish its paternity. आंसर इन 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया। फंडामेंटल राइट्स के एनालिसिस पर ये क्वेश्चन टिका हुआ है, राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी इससे पहले प्रीलिम्स में आया है, राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल और विच सेक्शन भी कहा जा सकता है। सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। सो यहां पर बता भी दिया है आर्टिकल 21 है, लेकिन हमें डिटेल में जाना है। अब नंबर 1 कि आपको ये केस पता हो कि ये केस क्या है। नंबर 2 इसका डिटेल पता होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी को कितने डिटेल में बात किया है कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर लिखना क्या है।
और वो भी 250 वर्ड्स में। तो बेसिक प्रोविजन पहले आर्टिकल 21 आपको पता हो जाए, ये एक्सपेक्टेड है आपसे एज अ पॉलिटी स्टूडेंट। अब आपको इसमें गोपालन केस और मेनका गांधी केस ये दोनों पता होना चाहिए। फिर आप देखेंगे इसमें जुडिशियल रिव्यू का भी एंगल आएगा कि जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या इसमें डिसीजन दिया गया है, वो भी आपको ध्यान देना होगा। फिर इसी में आप देखेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दोनों को भी क्लियर किया गया है। अब तक हम इस पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करते थे और मेनका गांधी केस के बाद हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर भी फोकस किया। दैट मीन्स अब तक एग्जीक्यूटिव एक्शन क्वेश्चनेबल था या उसको क्रॉस चेक किया जा सकता था। नाउ दी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय जुडिशरी। चेक्ड मतलब हम उसके इंटेंशंस को चेक कर सकते हैं, मलाफाइड तो नहीं है, कोई रॉन्ग लॉ तो डिक्लेयर नहीं कर दिया आपने। इफ इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्या करना है, तो ये सब जुडिशरी को डिसाइड करना। करेक्ट। तो ये एंगल आपको समझने की जरूरत है कि राइट टू प्राइवेसी को हम कैसे डील करें। क्या प्राइवेसी में आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं या नहीं, ये भी देखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राइट। अब और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंडिकेट करके क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका टाइटल था सिलेबस में, राइट। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आपने कहां पढ़ रखा है, दो जगह पढ़ रखा है। एक तो प्रियम्बल में पढ़ा है आपने और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पढ़ा है। और इन जनरल ये टाइटल आपके इंडियन सोसाइटी का भी टाइटल है, जहां पर आप यूनिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं। क्लियर है। इसका मतलब ये टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके। अब क्या बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रखता है, वो उसका नेचर है, वो उसका फीचर है। अब फीचर आपका टाइटल था, आपको ध्यान होगा सिलेबस का। एल्यूसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट्स। अब इन तीनों को मिलाकर आपको एनालाइज करना है कि कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का है। अब ये मेंस किस साल का है, 2020 का मेंस कोविड ईयर का है। कोविड आपका मार्च में शुरू होता है 2020 में, और उस साल सारा का सारा पावर किधर चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, और डिजास्टर मैनेजमेंट वैसे तो सब्जेक्ट आप देखेंगे सेंट्रल का सब्जेक्ट है, उसके बावजूद भी हमें यह ध्यान रखना है कि उस पर जैसे आप देखेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय सीएम, एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय कलेक्टर एंड डीएम। तो आप देखेंगे ये हायरार्की है, लेकिन पावर गोज टू दी सेंट्रल अथॉरिटी। पावर की सेंट्रलाइजिंग की टेंडेंसी है, ये तो क्लियर है कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। पूरे देश में कहा कि लॉकडाउन है तो हमें लॉकडाउन फॉलो करना पड़ा, कहा कि सैंपल ऐसे लेना है, ये फॉलो करना है, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर होगा, सब कुछ हमने वैसे फॉलो किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। तो हमने दोनों चीज किया, क्योंकि पेंडेमिक भी फैला था और दूसरा था डिजास्टर भी है वो एक तरह से, तो दोनों एक्ट को मिलाकर बात की गई। और इसके अलावा फार्म्स एक्ट, हालांकि इसे बाद में वापस लिया गया, लेकिन उस वक्त के क्वेश्चन में आया। तो आपको यह बताना है कि ये सेंट्रलाइजिंग, ये ठीक वैसे ही देखो इंडिया की यदि हम बात करें, सो इंडिया लुक्स लाइक अ फैमिली एंड इट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट। ही कैन बी कंसीडर, ही और शी कैन बी कंसीडर एज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। प्रेसिडेंट को परिवार का मुखिया मान लें। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे माता पिता हैं इस देश के, और एक तरह से स्टेट जितने भी हैं वो बच्चे हैं, आप ऐसा मान लीजिए, एक परिवार है ना। अब परिवार के मुखिया ने साइन किया उस ऑर्डर पे जो मम्मी पापा ने रिलीज किया, ऐसा हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माता पिता ने या पेरेंट्स कह लें। तो आप देखेंगे इन स्टेट्स को वो फॉलो करना है जो माता पिता कह रहे हैं। ये ठीक वैसे है जैसे जब आप इमरजेंसी में होते हैं तो आप
सारी चीजें अपने पेरेंट्स की मानना शुरू कर देते हैं। किसी रीजन से आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, फिर आपकी नहीं चलती, मम्मी की चलती है ना। आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ, मम्मी पापा आए, आपके साथ रूम में रहेंगे, सारा कंट्रोल मम्मी अपने हाथ में ले लेती, किचन विचन साफ सफाई, पावर गोज टू दी सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि संभालना है। इसी तरह से आप देखोगे ये जानबूझ करके, और जिन हालात में देश आजाद हुआ था उन हालात में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हमारे देश की सेहत के लिए अच्छा। क्लियर है? 1947 में जिन हालात में हम आजाद हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि पावर सेंट्रलाइज रहे। यस, देश काफी बड़ा है, इस देश के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करें। हमने किया, हमने 1992 में 73rd 74th अमेंडमेंट भी पास किया। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट एट द सेम टाइम जैसी प्रॉब्लम आएगी सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। क्लियर है? तो बिल्कुल ठीक है। तो आपको यूनिटी और इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करनी है इन केस ऑफ एनी पॉलिटिकल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 356, 360 वो भी है जब हम सेंट्रलाइज हो जाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। यूनिटरी फीचर्स शो करते हैं कि हमारा पावर सेंटर की ओर चला जाएगा। क्लियर है? वो जरूरी भी है। जैसे हमारे पास सीएजी एक है, इसके अलावा आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन एक है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के इलेक्शन के लिए एक बॉडी है। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो भी पॉलिटी पढ़ते हैं ये किसी एक बुक की देन नहीं है, किसी एक को बुक को पढ़ लिया, गाइड पढ़ लिया और आपकी पॉलिटी फिनिश हो गई। नो, पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको निकालकर मेंस आंसर राइटिंग में डालना है। तो आप क्वेश्चन को जज करने के पहले ये देखो कि सिलेबस क्या कहता है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करना सीखो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप क्वेश्चन को जज कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। अभी हालात क्या हैं, मान लो इसी को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी क्या है फिलहाल देश में, तो आप देखेंगे हमारे पास जीएसटी का मैटर है, आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन का मैटर है। हाँ, बट ध्यान रखना जो क्रिटिकल एंगल है वहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि फार्म्स एक्ट का अपोज क्यों हुआ, ये आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो भी नेगेटिव न्यूज है वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं यूपीएससी के, राइट। सो ये एक एंगल हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सॉरी, फॉन्ट का इशू है इसमें, इसको आगे देख लेते हैं हम लोग। यस, फीचर पर क्वेश्चन 23 में आता द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी भी हम टाइटल 1 पे ही टिके हुए हैं, अभी अंदर और नहीं आगे बढ़े हैं। The Constitution of India is living instrument with capabilities of enormous dynamism. अब इसे एक टर्म इस्तेमाल किया गया लिविंग डॉक्यूमेंट, और दूसरा टर्म है डायनामिज्म। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इसके अपने मीनिंग्स हैं। इलस्ट्रेट विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी कुछ देर पहले हमने देखा एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिखाई दिया, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है आर्टिकल 21 से। अभी भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर का मतलब हुआ ज्यादातर क्वेश्चन आपको आर्टिकल 21 के आसपास घूमते हुए मिलेंगे, क्योंकि उसको एक्सपांड किया है विद द हेल्प ऑफ डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट। खासकर मेनका गांधी केस के बाद आप देखेंगे लगातार, जैसे राइट टू प्राइवेसी का मैटर है, इसे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपनी ओर से डिक्लेयर किया, राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट। और वो केस बड़ा फेमस हुआ। आप देखेंगे अब यहां पर इन्होंने ये बोला कि ये एक तो लिविंग कब बोलेंगे, जब उसमें जान हो, किसी चीज में जान होने का मतलब क्या हुआ, लाइफ। लाइफ कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज इसका डायनामिज्म इसके लाइफ होने को प्रूव करता है। दैट मीन्स ये चेंजेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बटन लगा दिया है जो इसके चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आर्टिकल 368। इट मीन्स एज पर द टाइम or changing time we can amend the constitution and we make the relevancy of the constitution, we maintain the relevancy of the constitution, right। so वो कैसे, with the help of dynamism। तो वो dynamism कैसे, with the help of amendments। तो amendments के साथ आप क्या करोगे, आर्टिकल 21 के जो डिसीजंस आए हैं उनके रेफरेंस आप डालोगे, तो जाकर आपको आंसर जस्टिफाई करते बनेगा। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आ कहां से रहे। इसके अलावा आप देखेंगे आर्टिकल 21 में क्रैकर्स को लेकर दिवाली के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का आया वो डिसीजन, उस पर भी क्वेश्चन है, प्री में भी क्वेश्चन है, मेंस में भी क्वेश्चन है। मैं आपको इस चैप्टर में ये समझा रहा हूं कि क्वेश्चंस को पकड़ना कैसे, क्वेश्चंस आ कहां से रहे, राइट।
19 का क्वेश्चन है, अगेन अमेंडमेंट्स पर है, अभी भी हम सिलेबस के सेक्शन 1 पर टिके हुए हैं। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर, यस ट्रू, एंड इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिमिट करता है, एंड दैट इज वन फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि अनलिमिटेड पावर नहीं है, ध्यान रखना। ब्रिटेन में क्या है, दे हैव द अनलिमिटेड पावर, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, कुछ भी कर दें ऐसा नहीं है पॉसिबल, एंड स्टिल चेक एंड बैलेंस का रिलेशन आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ दिखाई देगा। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इसे स्ट्रक डाउन करने का मतलब यही हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। In the light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. So क्या ऐसा possible है, because basic structure, अब देखो, अब यहां पर दो क्वेश्चंस आपके आ गए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो टाइटल है उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर भी आ गया और अमेंडमेंट भी है, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं कि इसके पहले वाला ये 19 का क्वेश्चन है, इसके ठीक पहले आपने देखा क्वेश्चन मेरे साथ अमेंडमेंट से ही क्वेश्चन है। अमेंडमेंट के कितने सारे एंगल हो सकते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ही रिमूव कर दो विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो अब हमें देखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर रिमूव कैसे होगा, बिकॉज लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास, और ये लिमिटेड वर्जन किसके थ्रू दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, राइट। अब यहां पर क्या ऐसा कभी हो सकता है कि पार्लियामेंट बोल दे हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, इज इट पॉसिबल और नॉट। आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। सो कैन इट बी लाइक कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दें और पार्लियामेंट बोल दे कि भाई हम नहीं जानते बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा हुआ है, आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर आप 1773 में केशवानंद भारती केस में पढ़ते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे एस्टेब्लिश कर दिया, एंड दिस विल डिसाइडेड बाय कोर्ट ओनली व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर, या एलिमेंट्स उसके क्या होंगे ये कोर्ट डिसाइड करके देगी। तो साफ जाहिर है कि चेक एंड बैलेंस का जो रिलेशन हम इंडियन जुडिशरी या फिर हमारे पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच बात करते हैं, ये चेक एंड बैलेंस का रिलेशन है। अब यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर भी आपको समझना होगा, मतलब पूरे पॉलिटी का निचोड़ इस आंसर में आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा, पॉलिटी के क्वेश्चन में आप सिर्फ एक टॉपिक से आंसर नहीं लिख पाएंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट का नॉलेज, इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। 368 आपने पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन का एंगल क्या होगा ये जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे आंसर क्या देना है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार क्वेश्चंस देखना है और पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन लिखकर। तो मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस और भी लेकर आ रहा हूं कि सिलेबस क्या कह रहा है और उसके नीचे क्वेश्चंस क्या हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहां पर फिर से आते हैं, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट, पूछ रहा है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन दे डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। क्लियर है। अब एक तरफ बोल रहा है लिमिटेड पावर है, एक तरफ पूछ रहा है स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा, आप सोचो क्या होगा कि 73 से लेकर अब तक बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन सेफ है या नहीं। जैसे अभी हाल ही में बात हो रही थी, कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया कि हम सेक्युलरिज्म या जो हमारा सोशलिज्म या सोशलिस्ट जो टर्म है इसको रिमूव कर दें, क्योंकि हमें प्रियम्बल ओरिजिनल रिस्टोर करना है, बिकॉज प्रियम्बल अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 से, एंड 3 वर्ड्स आर एडेड इन द प्रियम्बल। तो उनमें से इन 2 शब्दों को हटाने की बात हो रही। अब यहां से यह देखना है कि यह बात जो मीडिया में हो रही है वो कितनी रेलेवेंट है या नहीं। तो मान लो यदि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा क्लॉज नहीं होता और जुडिशरी नहीं होती, तो हम ये मान लें कि कोई मलाफाइड इंटेंशन के साथ इसको रिमूव कर दे,
इज इट पॉसिबल और नहीं? तो अभी फिलहाल ये देखना है कि फिलहाल बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं होता तो क्या होता, वो एक अलग कंडीशन थी। क्लियर है? 73 के पहले बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, तो मॉडिफाइड इंटेंशन के साथ उस टाइम पर भी इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, अभी भी बेसिक स्ट्रक्चर ना हो तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इट डिपेंड्स। लेकिन क्या इतना कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन है देश का? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्लियर है? क्योंकि चेक एंड बैलेंस इसीलिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। जुडिशरी भी अनलिमिटेड पावर के साथ नहीं है, लेजिस्लेचर अनलिमिटेड पावर के साथ नहीं, और प्रेम्बल भी अनलिमिटेड पावर के साथ नहीं। इन तीनों को बैलेंस करके रखा गया। चेक एंड बैलेंस यहीं पर आपको समझ में आता है कि कोई भी मॉडिफाइड इंटेंशन के साथ आगे बढ़ता है तो उसे रोका जा सकेगा, उसे कंट्रोल तो नहीं कहना चाहिए बट बैलेंस किया जा सकेगा, चेक किया जा सकेगा कि सॉरी यू आर रॉन्ग हियर। तो मैंने अभी कुछ देर पहले एनजेएसी का एग्जांपल दिया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जुडिशरी ने कहा नो 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 नो, इट इज अगेंस्ट दी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी विच इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो इस तरह से क्वेश्चन के एंगल को समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। विद दी केस स्टडीज या केस सैंपल दीजिए, आप एग्जांपल दीजिए, राइट? नाउ अगेन फिर से देखिए आप अमेंडमेंट से क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st Constitutional Amendment Act. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism? अब फेडरलिज्म से क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगेन अमेंडमेंट, तो आप देख पाएंगे कि ये जो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अमेंडमेंट, और मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि अमेंडमेंट की स्टोरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट से कैसे क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों 101st अमेंडमेंट की बात करें, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, सो आप देखेंगे व्हाट वाज दैट, ये बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी काउंसिल हम बनाते हैं, और बेसिकली इस अमेंडमेंट से आप देखेंगे टर्म क्या जोड़ दिया, फेडरलिज्म को जोड़ दिया। अब फेडरलिज्म को बोला अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अकोमोडेटिव का मतलब क्या हुआ, अकोमोडेट करके चलना, उनकी डिमांड्स को, उनकी जरूरतों को। अब जीएसटी काउंसिल क्यों बनाया? जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्रॉपर उसका डिटेल है, राइट? सो आप देखेंगे जीएसटी काउंसिल का बनना स्टेट का पार्टिसिपेशन है, और हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, उसके मेंबर होंगे। क्लियर है? और मेंबर होने के बाद उनके डिसीजंस को भी, उनके सजेशंस को भी लिया जाएगा। तो देश में ये रेयर बॉडी है जिसमें हम स्टेट के मेंबर्स को शामिल करके सारे डिसीजंस को हम कंसीडर करते हैं। इसीलिए क्या बोला, अकोमोडेटिव नेचर ऑफ फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म इटसेल्फ अपने आप में एक टर्म ऐसा है जिसमें सारे स्टेट्स को लेकर चलना है साथ में, और इस देश में इस फेडरल स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है। दो वी कॉल इट एज यूनियन, स्ट्रक्चर हमारा यूनियन का है, बट फीचर्स आप देखेंगे, फेडरल फीचर्स बोलने का मतलब होता है कि हम सब साथ में मिलके, आई मीन स्टेट्स विल बी हैविंग इक्वल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और फेडरलिज्म का मतलब यही हुआ कि हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो एक टर्म हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, और इस कॉम्पिटिटिवनेस में इंपॉर्टेंट है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो स्टेट जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतने का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि स्टेट में जो जीएसटी अथॉरिटीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सब कंप्लायंस फॉलो करें, जीएसटी टाइम पर भर दें, लगातार उनके कॉल्स आते हैं, लगातार वो क्रॉस चेक करते हैं। इससे क्या होगा, स्टेट का अपना शेयर बढ़ेगा, क्योंकि इक्वल शेयर तो इक्वल है, लेकिन उनको गेन कहाँ से होगा, सेंटर से होगा। आई मीन पैसे सेंटर के पास जाएंगे, आप जमा सेंटर को करते हो, फिर वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिलता है वो पैसा, आपका जो शेयर है उतना आपको मिल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, अब आपने सिर्फ इसको रट लिया है और इसके डिटेल में आप नहीं गए तो इस आंसर को नहीं लिख पाते। क्लियर है? क्योंकि अब फेडरलिज्म भी क्लियर होना चाहिए, और अब आपने क्या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फेडरलिज्म के एंगल से पढ़ा है या नहीं। तो साफ जाहिर है रटना नहीं है, ये सिर्फ बात प्रीलिम्स की नहीं है, बात है ओवरऑल मेंस के लिए। तो जब आप तैयारी करते हैं तो प्री और मेंस की तैयारी मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए इंडियन पॉलिटी की, राइट? सो ये डिटेलिंग कब आएगी, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करते हैं। गॉट इट? अगेन सिग्निफिकेंट प्रोविजन, 23 का क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विथ हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। 250 वर्ड का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया। सॉरी।
जेंडर जस्टिस टर्म को पूछा है, रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉ, मतलब 3 हिस्से हैं, आपको बताना है। एक तो जेंडर जस्टिस बताना है, जैसे अब आपके आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों में जेंडर की बातें हुई है। आर्टिकल 326 की बात कर लें, वहां पर भी जेंडर की बात हुई है। आर्टिकल 23, 24 की बात करें, वहां पर भी जेंडर की बात हुई है। आर्टिकल 29 की बात करें, वहां पर भी जेंडर की बात हुई है। कई जगह पर जेंडर को हाईलाइट किया गया, जेंडर जस्टिस की बात की गई, ध्यान रखना। तो जेंडर पर्सपेक्टिव अपने आप में आप सोसाइटी में भी पढ़ते हैं, पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी पढ़ते हैं। तो वहां की अंडरस्टैंडिंग यहां लेकर आना है और यहां की अंडरस्टैंडिंग वहां लेकर जाना है। ये कब होगा? जब आप 12 to 14 मंथ्स में सिलेबस अप्रॉक्स फिनिश करते हैं और फिनिश करने के बाद फिर आपको ये डिटेलिंग समझ में आती है कि यस देयर इज अ नो बाउंड्री अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट की बाउंड्री खत्म कीजिए एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, यू विल फाइंड दी सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चंस के एंगल को समझने के लिए जरूरी है कि आप बाउंड्री खत्म करें। अब यहां पर जेंडर जस्टिस बोल रहा है, केस लॉ भी पढ़ना है, जैसे विशाखा केस है ना, विशाखा गाइडलाइन, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉक्सो एक्ट आया, वो भी इंपॉर्टेंट है। विमेन डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिला है, वो भी एक लॉ है। लेकिन यहां पर केस लॉ, जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, गॉट इट, उनको लेकर आपको बातचीत करनी है। तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर ही क्वेश्चन आ रहा है, तो यह ध्यान रखना है कि जो टाइटल 1 हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, बाइफर्केट कैसे करना है। पढ़ना तो पूरा सिलेबस है, लेकिन उसको आपको मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम 22, राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट कमेंट। ये सिंपल क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है। उस वक्त भी कोविड का माहौल चल रहा था, खत्म हुआ नहीं था। तो इस आर्टिकल के रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये आर्टिकल आप कहां पढ़ते हैं? आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं, क्लियर है। आर्टिकल 19 आपको मिलेगा, डी और ई मिलेंगे, 2 आर्टिकल्स हैं जहां पर आप इन चीजों को पढ़ते हैं, क्लियर है। इनके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। आर्टिकल 19(5) में इनके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, 19(1) में आप प्रोविजन पढ़ते हो और इनके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19(5) में, जहां पर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ये 2 रेस्ट्रिक्शंस आप पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन रेस्ट्रिक्शंस को आप देखोगे पब्लिक ऑर्डर के भी केस में आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक में आपके राइट टू मूवमेंट को रोक दिया गया कोविड के टाइम पर, तो वो भी रेस्ट्रिक्शन से। तो आप देखेंगे करंट अफेयर से जोड़कर आप कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसे आप प्री के टाइम पर रट लेते हैं, आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(e), है ना, ऐसे रट लेते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाना है और आपको यह देखना है कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस टॉपिक पर ज्यादातर क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के आ रहे हैं। तो मेंस में जब आप प्रिपेयर करेंगे, 22 जुलाई को मेंस है इस साल, तो मेंस में जब आप प्रिपेयर करेंगे तो यह ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी हाईलाइटेड केस हैं उन पर आपने काम किया है या नहीं किया। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बाकी जगह से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या तो अमेंडमेंट या फंडामेंटल राइट्स। अब तक ये 2 जगह से क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी अमेंडमेंट है, 106 अमेंडमेंट, वहां तक आपको देखना। हालांकि मैं और भी वीडियोस में आपसे बातचीत करूंगा, इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे, सो दैट इस साल आप प्रिपेयर कर पाएं कि पॉलिटी में क्या आना है। बेसिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पर ऑलरेडी क्वेश्चन का एंगल दूसरे टॉपिक में मैंने लिया है, क्वेश्चन आए हुए हैं। सो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को देखने का एंगल ये था। तो ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है और अगले टॉपिक में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिए और इंडियन पॉलिटी पर मैं आपको इसी तरह से गाइड करता चलूँगा। सो ये रही हमारी बातचीत। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।